एक बार मैं तुम्हारे पूरे मतलब विचार ले लेता हूँ, तुम क्या चाहते हो। पहले मैं पोल क्वेश्चन डालूंगा, उससे पता लग जाएगा अधिकांश क्या टाइमिंग चाहते हैं। उसके हिसाब से मैं शेड्यूल बना दूंगा, फिर चेंज नहीं करूँगा। तो सोच समझ के जो उत्तर देंगे उनको अच्छा टाइम मिल जाएगा। समझ गई? वो सब सुबह का नाम देंगे तो फिर है सब सुबह का नाम देंगे। वो मैं डिसाइड करूँगा ना किसको सुबह का नहीं देना है। ठीक है, यस। आज अपन पढ़ेंगे लेसन नंबर 10 के बारे में। कौन सा लेसन है? 10। लेसन का नाम है विद्रोही और राज। क्या नाम है? विद्रोही राज। इसमें क्या बता रखा है? 1857 में जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में, और लोगों ने उसके बारे में क्या लिखा, ये चीज़ें इसमें बता रखी है। समझ गई मेरी बात? नेक्स्ट, बात कब की है? 10 मई 1857 की। कब की बात है? 10 मई 1857 की। दोपहर के बाद का समय था। मेरठ छावनी। कौन सी छावनी? मेरठ छावनी। इसमें मेरठ छावनी यानी सैनिकों की अलग अलग छावनियाँ थी, यानी कि अपने जितने भी लोग थे ना देश के लोग, वो सैनिक मतलब अंग्रेज सैनिक टुकड़ियाँ रखते थे, तो उनमें शामिल थे। समझ गई? यानी कि अंग्रेजों की जो सैनिक टुकड़ियाँ थी उसमें कौन शामिल थे? अपने भारतीय लोग शामिल थे, और कुछ उनके भी थे, जैसे हिंदू मुस्लिम सारे है ना, अलग अलग जाति के लोग थे। नेक्स्ट, तो यहाँ पर जो सिपाही थे ना, उन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह। अब विद्रोह का मतलब क्या हुआ? विद्रोह क्या होता है? हैं? दंगा किसे कर दिया? आंदोलन और विद्रोह एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन विद्रोह को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। ऐसे हड़ताल करने लग गए। अच्छा, इसका कोई कारण रहा होगा? हाँ, बताओ। गाय सुअर की चर्बी। हाँ, सबसे बड़ा कारण ये रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, क्यों इतना मामला बढ़ा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेसन में डिटेल दे रखी है, लेकिन पहले हल्का फुल्का अपन आइडिया लगा देते हैं कि लेसन किसके बारे में। ठीक है, फिर धीरे धीरे जितने भी भारतीय सैनिक थे है ना, उनकी पैदल सेना, फिर घुड़सवार फौज, और शहरों तक ये जो क्रांति है ये क्या हुई? फैल गई थी, इसका प्रसार हो गया था। आसपास के जितने भी लोग थे वो सिपाहियों के साथ जुड़ गए, और उन सभी ने अंग्रेजों के जो शस्त्रागार थे उन शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। हथियार और गोला बारूद अपने कब्जे में ले लिए, और अंग्रेजों के जितने भी बंगले थे जिसमें अंग्रेज रहते थे उनके सभी सामानों को तहस नहस कर दिया और उनमें आग लगा दी। जितने भी रिकॉर्ड दफ्तर थे, जेल थी, अदालतें थी, डाक खाने थे, सरकारी खजाने थे, सरकारी इमारतें थी, उनको लूट कर तबाह कर दिया। ये किसने किया था? विद्रोही लोगों ने किया था। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन को क्या कर दिया? काट दिया। यानी कि एक संपर्क लाइन थी जिसकी मदद से सूचना इधर उधर पहुंचाई जाती है, तो दिल्ली से मतलब ये लाइन जुड़ी हुई थी, तो उसका कनेक्शन इन्होंने कट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर अगर उनको पता लग जाता है कि मेरठ में इस तरीके से काम हुआ है, और वहाँ पे अगर से अंग्रेज अलर्ट हो जाते हैं तो उनका विद्रोह असफल हो जाता है, तो उन्होंने ऐसा होने ही नहीं दिया। अंधेरा परस्ते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर किसकी तरफ निकल गया? दिल्ली की तरफ निकल गया। यानी कि मेरठ से लोग कहाँ पहुँचे बताओ? जितने भी सिपाही थे कहाँ पहुँचे? दिल्ली पहुँचे। 11 मई की बात है, मतलब जस्ट अगले दिन तड़के लाल किले के फाटक पर, यानी दिन का समय था है ना, तड़के यानी दिन का समय था, तो लाल किला जो है अपना, लाल किला तो देखा है तूने, फोटो में तो देखा होगा। लाल किला, मोदी जी झंडा फहराते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी पर, भाषण देते हैं, पीछे दिखता है ना लाल किला, उस किले पर। तो वहाँ पे फाटक पे पहुँच गए, उस किले के फाटक पे, और उस समय महीना चल रहा था रमजान का। कौन सा महीना? रमजान का। रमजान क्या है? ये महीना है, जैसे अपने जनवरी फरवरी होता है ना, तो वैसे मुसलमानों के अलग प्रकार के महीने होते हैं, जिसमें रमजान के महीने में वो मतलब व्रत रहते हैं, ऐसा कुछ करते हैं ना, अपन व्रत रहते ना, वैसे वो रोजे रखते हैं। हाँ, रोजे रखते, और रोजे के दिनों में सूरज उगने से पहले भोजन कर लेते हैं। वो जैसे सूरज नहीं उगता है उससे पहले भोजन कर लेते हैं। समझ गए मेरी बात? सूरज उगने से पहले भोजन हो जाता है, और नमाज पढ़कर सहरी है ना। पहले तो उन्होंने नमाज पढ़ी, किसने? वहाँ का जो शासक था, कौन था बताओ? मुगल शासक ही था। क्या नाम था उसका? बहादुर शाह जफर। और ये क्या कर रहा था सुना, वापस मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये जो विद्रोही थे ये 11 तारीख को कहाँ पर पहुँचे थे? लाल किले के गेट पे पहुँचे थे, और उन्होंने देखा कि जो बहादुर शाह है ये क्या कर रहा है? नमाज पढ़ रहा है। नमाज पढ़ने के बाद उसने सहरी खाई। सहरी क्या होता है?
सूरज उगने से पहले भोजन करता है ना, उसको कहते हैं। तो उसने देखा कि फाटक पर हो हल्ला हो रहा है। क्या देखा उसने? फाटक पर हो हल्ला, यानी लोग चिल्ला रहे हैं, विद्रोह मतलब नारे लगा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। नेक्स्ट, बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मार कर आए। यानी कि कुछ सिपाही थे, उन्होंने क्या बोला कि मेरठ के जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उन सबको हमने मौत की नींद सुला दिया। ये बात उन्होंने किसको कही? बहादुर शाह को कही। क्यों? कारण बताया। देखो कारण क्या बताया? गाय और सूअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म क्या हो रहा है? भ्रष्ट हो रहा है। तो गाय हिंदुओं के लिए और सूअर मुसलमानों के लिए, दोनों के धर्म को क्या करता है? भ्रष्ट करता है। इसीलिए यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हो गए थे और इस विद्रोह में उन्होंने मिलकर भाग लिया था। नेक्स्ट, सिपाहियों का एक जत्था और आया और दिल्ली में दाखिल हो गया था। शहर के जितने भी लोग थे वो भी इस विद्रोह से जुड़ गए। बहुत सारे यूरोपियन लोग यहाँ पे मारे गए थे, यूरोप के लोग, है ना। नेक्स्ट, दिल्ली के अमीर लोग, दिल्ली में जितने भी अमीर लोग थे उनकी लूट, मतलब उनके जो भी जगह जमीन जो भी घर थे उनको लूट लिया गया और वहाँ पर जो स्थिति थी वो अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर चली गई। कुछ सिपाही जो थे वो लाल किले के अंदर चले गए, यानी कि जो अंदर नॉर्मली जाने का तरीका होता है उस नियमों को फॉलो न करके डायरेक्टली अंदर किले में घुस गए और उन्होंने, बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दे, उन्होंने क्या बोला कि बादशाह तुम अब हमारे साथ हो जाओ। और अब बादशाह बेचारा फंस गया, अब वो इनके साथ नहीं हुए तो दिक्कत। तो फिर उसने क्या किया, विद्रोह में मतलब बादशाह साथ जुड़ गया था और इस बादशाह के नाम से विद्रोह को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में 4 लाइन में कैसे बोलेंगे। मेरठ में विद्रोह हुआ, अगले दिन कहाँ पहुँचे लोग? दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में मुगल दरबार में गए, है ना, लाल किले पे गए। 11 मई का दिन था, है ना। बादशाह क्या कर रहा था दिमाग में है? हाँ, नमाज पढ़ रहा था और एक और वो क्या कर रहा था? हाँ, यानी कि वो मतलब सुबह का जो भी भोजन होता है सूरज उगने से पहले का वो खा रहा था और उसको उस समय हलचल सुनाई दी। आराम से मस्त होके खा रहा था वो। तो फिर उसका कुछ ऐसे नारे कुछ सुनाई दिए, हलचल सुनाई दी। तो फिर और सैनिक टुकड़ियाँ वहाँ पे दिल्ली में घुस चुकी थी और जितने भी अमीर लोग थे उनके घर को लूट लिया गया था। उसके बाद क्या हुआ था बताओ? उसके बाद कुछ लोग दरबार में घुस गए और दरबार में घुस के उन्होंने क्या किया? बादशाह को भी अपनी ओर मिला लिया। और इन सभी गतिविधियों का कारण क्या था? यस, समझ गई, याद रह जाएगा। ये इस पूरे लेसन की समरी है। ठीक है, यानी कि पूरी कहानी जो शुरू होती है उसका ये मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है। 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही। 11 तारीख तक तो बात हो गई, मतलब बादशाह मिल गया था और 2 दिन यहाँ पे शांति रही। लेकिन जैसे ही खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया, यानी कि ये बात जैसे ही लोगों में गई और बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया है, ये बात भी लोगों के मतलब पास पहुंची, तो हालात तेजी से बदलने लगे। गंगा घाटी की छावनियों और दिल्ली के पश्चिम की ओर कुछ छावनियों में विद्रोह के स्वर तेज होने लगे। यानी कि उत्तर भारत में धीरे धीरे ये विद्रोह क्या हुआ और फैलने लगा। समझ में आई यहाँ तक मेरी बात? अब सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, विद्रोह का डर्रा। यदि इस विद्रोह को तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे वैसे सिपाही क्या करते गए? हथियार उठाते गए। सैन्य विद्रोह शुरू कैसे हुआ उसकी बात करते हैं। सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ कार्रवाई शुरू की। कई जगह तोप का गोला दागा जाता, कई जगह बिगुल बजाया जाता, है ना। कई जगह मतलब सबसे पहले इन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा किया। पहली बात तो लोगों को जगाने का काम कैसे जगाते थे? तोप का गोला दाग के, दूसरा बिगुल बजा के। इन 2 तरीकों से क्या करते थे? वो लोगों को जगाते थे कि इस क्रांति में तुम सम्मिलित हो जाओ। जो लोग नहीं हो रहे थे उनको भी इनवाइट किया गया था। फिर अंग्रेजों के शस्त्रागार पर ये कब्जा कर लेते, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो जीतेंगे कौन? विद्रोही। कारण क्या है? क्योंकि उनके पास सारे शस्त्र होंगे। नेक्स्ट, सरकारी खजाने को भी उन्होंने लूट लिया। नेक्स्ट, अगला इसमें दे रखा है जेल,
सरकारी खजाना, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगले, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया, क्योंकि अंग्रेजों का जो मेन शक्ति थी ना वो वही थी, तो इन्होंने उसी पर कब्जा किया। सारे रिकॉर्ड को इन्होंने जला दिया। गोरों से संबंधित हर चीज़, हर शख्स हमले के निशान पर था। यानी कि अंग्रेजों से संबंधित जो भी चीज़ थी उनको ये किस नज़र से देखते थे, उसको नष्ट करना, उसको ख़त्म करना, यानी कि अंग्रेजों का शासन ये पूरे तरीके से नष्ट करना चाहते थे। नेक्स्ट, हिंदुओं और मुसलमानों तमाम लोगों को एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी और उर्दू फारसी में अपीलें जारी होने लगी। यानी कि लोग अपील करने लगे थे, जगह जगह सूचनाएं पहुंचाने लगे थे कि इनको मतलब जो भी ये फिरंगी है इनको क्या करना है, यहाँ से भगाना है। उसके लिए जितने भी लोग थे ये संगठित हो गए थे। नेक्स्ट, विद्रोह में आम लोगों को भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैल गया। यानी कि जो सामान्य लोग हैं वो भी विद्रोह में जुड़ गए। इस कारण यह विद्रोह एक बड़े स्तर पर आ गया था, है ना। नेक्स्ट, अगला इसमें दे रखा है कानपुर, लखनऊ, बरेली जैसे बड़े बड़े शहर हैं। यहाँ पे पहला साहूकार, दूसरा अमीर, ये भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे थे। यानी कि जितने भी अमीर लोग थे, जिसमें साहूकार और अमीर लोगों को दिखाया गया है, ये भी मतलब कि जो लोगों को गुस्सा आ रहा था उन गुस्से को इन्होंने इन पर निकाला। किस पे निकाला बताओ? पहला विद्रोहियों पर, विद्रोहियों ने अमीरों पर निकाला और साहूकारों पर निकाला, क्योंकि उन्होंने बहुत धन इकट्ठा कर लिया था, उसको भी ये चुराना चाहते थे, लूटपाट करना चाहते थे। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। क्या मानते थे? पिट्ठू। क्यों मानते थे? क्योंकि यही लगान वसूल करते थे, राजस्व वसूल करते थे, फिर अंग्रेजों को देते थे, ऐसा चलता था। नेक्स्ट, अगला इसमें दे रखा है ज़्यादातर जगह अमीरों के घर बार लूट कर इन्होंने तबाह कर दिए, जो भी विद्रोही थे उन्होंने। सिपाहियों की कतारों में हुए इन छिटपुट विद्रोह ने जल्दी ही एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। यानी कि चारों तरफ से लोग आए और इस विद्रोह में शामिल हो गए। शासन की सत्ता और सोपानों की सरेआम अवहेलना होने लगी। यानी कि अंग्रेजों का जो शासन है उसकी अवहेलना होने लगी थी। यहाँ पे एक फिरंगी शब्द दे रखा है, इसके बारे में बात करें तो फारसी भाषा का शब्द है और फ्रैंक से ये शब्द निकला है। इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि से किया जाता है। यानी कि हिंदी और उर्दू में यदि हमें कहीं फिरंगी शब्द मिलता है उसका मतलब इनका अपमान, सीधी सी बात है। यहाँ तक समझ में आई मेरी बात? ये चित्र भी दे रखा है, देखो। लखनऊ में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ हमले में आम लोग भी सिपाहियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा ना ये आम लोग, कुछ तो सिपाही तो आराम से पहचान आ रहे हैं, कुछ आम लोग भी इसमें दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यस, मई जून के महीनों में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्रवाइयों का कोई जवाब नहीं था। यानी कि उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो कुछ बोलने ही नहीं चाहते थे, नहीं कुछ रिस्पॉन्स करना चाहते थे। अंग्रेज अपनी जिंदगी और घर बार बचाने में फंसे हुए थे। वो सोच रहे थे एक साल पहले हम कैसे यहाँ से निकले इस समस्या से, मतलब खुद को बचाने में लग रहे थे कि पहले खुद को बचाओ फिर राज को बचाएंगे। जैसा कि एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा था, क्या लिखा? ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। जिस प्रकार ताश का किला क्या होता है, मतलब ऐसा कच्चा किला जो बना ही नहीं है अभी तक, हम बनाते हैं ना। हाँ, तो ये बात है ना, हवा का हल्का सा झोंका आता है नीचे गिर जाते हैं वैसे। तो ये बात यहाँ पे कह रहा है। फिर अगला बिंदु है संचार के माध्यम। जैसे अभी बताया था, संचार के माध्यम, इन्होंने टेलीग्राफ लाइन को भी काट दिया गया था। और लेकिन ये जितने भी विद्रोही थे उनके बीच अच्छा संपर्क बना हुआ था। जैसे अलग अलग स्थानों पर भी विद्रोह हो रहे, लेकिन सभी विद्रोह में अधिकतर समानता थी। उनकी योजना थी विद्रोहियों की और वो पूरी प्लानिंग से काम कर रहे थे। जैसे छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था, तभी तो वो एक तरीके से काम कर रहे थे। नेक्स्ट, 7वीं अवध इरेगुलर कैवेलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा है। यानी कि इनकार किसने किया था बताओ? 7वीं अवध इरेगुलर कैवेलरी ने, है ना, इसने। बता रहा हूँ, इसको नाम याद रखना है। ये ना, मतलब ये सैनिक छावनियाँ थी ना, उनका नाम है। मतलब अंग्रेजों के अलग अलग सैनिक अड्डे थे ना, तो उनमें से एक अड्डे का नाम दे रखा है। क्या है, पढ़ो इसको, 7वीं अवध इरेगुलर कैवेलरी। अब ये जो है ना, मई में नए कारतूस दिए थे, किसने? अंग्रेजों ने इसको दिए थे। तो अब
ये जो इनकी जो ये भी सैनिक छावनी है, इसने मना कर दिया था। इसने बोला था कि हम इन कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात किसको बोली बता? अंग्रेज। हाँ, 48 नेटिव इन्फेंट्री को बोला था। ये क्या है? अरे ये दोनों अभी जो मैंने बताया ना, एक बार और पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा समझना। यहाँ समझ गए तो तू अच्छे से आंसर्स कर पाएगी। 7वीं अवध इरेगुलर, सेट से ही पढ़ो। नहीं मेरी बात सुन ले एक बार। 7वीं अवध इरेगुलर कैवेलरी, ये एक सैनिक छावनी है। दूसरी सैनिक छावनी यहाँ पे कौन सी लिख रखी है? 48 नेटिव इन्फेंट्री। अब दो सैनिक छावनियाँ हैं। अब पहली जो सैनिक छावनी है, जिसका नाम अभी मैंने बताया, उसने ऐसे बोला कि हम नए कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बोला, पर बोला किसको? 48 नेटिव इन्फेंट्री को बोला। अब समझ में आया? यानी कि दो सैनिक छावनियाँ अंग्रेजों की। पहली सैनिक छावनी पहला वाला नाम, दूसरी सैनिक छावनी दूसरा वाला नाम। पहली छावनी दूसरी को बोल रही है कि हम इन कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब दूसरे साहब हाँ। तुमको बोल रही तुम ये खोलो, है? दूसरी बोल रही कि ये तुम खोलो। नहीं, जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता है ना कि यार ये प्रश्न मेरे को याद नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल दो सैनिक छावनियाँ हैं, पहली दूसरे को बोल रही है। शायद क्या पता पहली को पता हो कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी हो, दूसरे को नहीं पता हो, ऐसा हो सकता है, कोई न कोई कारण होगा। ठीक है, अब नए कारतूसों का इस्तेमाल करना था और एक सैनिक छावनी ने दूसरी को मना कर दिया कि हम तो नहीं करेंगे भाई, सीधी सी बात है, तुम्हें करना हो तो करो। तो अब लिखा क्या, बात को किस तरीके से उन्होंने लिखा? हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया है कि 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि ये 48 नेटिव इन्फेंट्री है ना, ये क्या कहती है, ये इसका क्या रिस्पॉन्स है कि तुम क्या कर रहे हो? अब हम तो नहीं कर रहे, लेकिन तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो हमें ज़रूर बताना, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। समझ गई? जैसे दो दोस्त बोलते हैं ना, मैं तो एक्स्ट्रा क्लास में नहीं जा रही हूँ, तेरे को जाना हो तो जा। फिर वो जाते हैं या नहीं जाते, उसका रिस्पॉन्स भी हमें चाहिए। ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट है, सिपाहियाँ उनके संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। लबो लुआब ये कि लोग बस बगावत के मंसूबे से गट रहे थे और उसी के बारे में बातें कर रहे थे। यानी कि बात जो हो रही थी ना, वो इसी के बारे में हो रही थी कि कारतूस के बारे में। ये एक तात्कालिक कारण था। अगर तो पूछता है ना कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तो कारतूस। विद्रोह की बनावट और जिन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इन विद्रोह में एक योजना और एक समन्वय था। यानी कि ऐसा लगता है कि ये जो विद्रोह हुआ था इसको योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। अब ये कुछ प्रश्न पूछ रहा है जिसमें से बोल रहा है कि विद्रोह, ये योजनाएं किसने बनाई, योजनाकार कौन था, किस तरीके से योजनाएं बनाई गई, तो इसके बारे में पता करना मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि जितने भी अधिकतर साक्ष्य मिले वो अंग्रेजों के मिले। किसके मिले? अंग्रेजों के। विद्रोहियों के नहीं मिले, क्योंकि वो तो अशिक्षित अनपढ़ थे, वो क्या लिखें क्या करें। उनको तो पता है कि इनको यहाँ से रवाना करना है, ये बात उनको पता थी। और ये बात उनको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सभी सैनिक एक जैसे थे और सभी समझते थे धर्म सभी का भ्रष्ट हो रहा था। तो अंग्रेजों की तरफ से कुछ अभिलेख अपन को बताते, लेकिन इन विद्रोहियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देते। ये पेन किसका है? ये मेरे ही है बेटा, यहाँ रख दे या टेबल पे रखते हैं ना। नेक्स्ट, मैं अंडरलाइन करके फिर करती पेन से अंडरलाइन क्यों करती है? हूँ। पेन से नहीं करना है कभी भी, कोई दूसरा भी बुक को यूज़ तो कर सकता है कम से कम। नेक्स्ट, एक घटना के बारे में कुछ सुराग जरूर देती कि ये विद्रोह इतने सुनियोजित कैसे थे। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियरसे की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। जहां कैप्टन हियरसे तैनात था वहां पे कौन सी इन्फेंट्री तैनात थी? देखो, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री, यानी कि ये सैनिक टुकड़ी यहाँ पे तैनात थी। ठीक है, इन्फेंट्री की दलीलें थी, यानी कि अलग अलग जो इनकी छावनियाँ थी ना। अब यहाँ पे देखो एक अंग्रेज अधिकारी का नाम आया, जिसका नाम क्या है? कैप्टन हियरसे। ये कौन था? मिलिट्री पुलिस का कैप्टन था। कौन था? पहला प्रश्न, मिलिट्री पुलिस का कैप्टन कौन था बताओ? हियरसे। ठीक है, इसकी सुरक्षा का जिम्मा किसके पास था? भारतीय सिपाहियों के पास। अब 41वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये जो सैनिक छावनी थी, ठीक है, इसको दूसरी सैनिक छावनियों ने बोला कि हमने तो अपना काम कर दिया है, सारे अफसरों को मौत की नींद सुला दिया है, तुम अपना काम कब कर रहे हो? इस हियरसे का मामला कब सलटा रहे हो? ये बात यहाँ पे देखने को मिली। तो अब उसने क्या जवाब दिया उसके बारे में देखते हैं।
अवध मिलिट्री का फर्ज बनता है कि वो भी क्या करे, हीरसे को मौत की नींद सुला दे। क्या करे, हीरसे को मौत की नींद सुला दे। उसे गिरफ्तार करके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दे, यानी कि उसको गिरफ्तार करो और कुछ न कुछ करो, उसका मामला निपटाओ। मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलीलें खारिज कर दी। अब उन्होंने क्या बोला कि हम आपकी एक भी बात नहीं मानेंगे, यानी कि ये अकेला अलग ही जा रहा है। यानी कि कक्षा में 30 बच्चे हैं, है ना, 29 बच्चे तो एक्स्ट्रा क्लास में जा ही नहीं रहे, और एक बच्चा बोल रहा है भाई मैं तो जाऊँगा, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, तेरी नहीं मानूंगा। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, मतलब 29 तो साथ नहीं दे रहे थे लेकिन एक साथ दे रहा था। समझ गई, ये हीरसे से संबंधित मामला है। मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलीलें खारिज कर दी। अब यह तय किया गया है कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देशी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाए। अब इनसे मिलिट्री वालों से काम नहीं हो रहा है, या जो भी ये छावनियाँ काम नहीं कर पा रही है, तो फिर एक पंचायत बुलाई गई। इसमें विद्रोह के शुरुआती इतिहासकारों में से एक चार्ल्स बोल ने लिखा है, ये पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइन में जुटती। इसका मतलब ये होता कि सामूहिक रूप से कुछ फैसले लिए जाते, क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी, क्योंकि उनमें बहुत सारे प्राय एक ही जाति के होते थे। इसीलिए इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि वे इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसला ले रहे होंगे। ये सिपाही अपने विद्रोह के कर्ता धर्ता खुद ही थे, यानी कि विद्रोह किस प्रकार चलाना है, ये जो पूरा डायरेक्शन है ये खुद विद्रोही तय करते हैं। वो लोग ही तय करते हैं कि हमें किस फ्लो में आगे बढ़ना है। अगला बिंदु है नेता और अनुयायी। कौन सा अगला बिंदु, नेता और अनुयायी। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन बहुत ही जरूरी था, यानी कि क्रांति को किस दिशा में और कितनी मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। लक्ष्य को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे, यानी कि पहले एक नेता के रूप में थे। ऐसे लोगों को इन्होंने लीडर बनाया क्रांति का। मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले जो काम किए थे उनमें से एक यह था कि वे फौरन कहाँ गए, दिल्ली गए, और बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह को विद्रोह का नेता बना दिया था, या उसको 1857 की क्रांति का नेता बनाया गया था। लेकिन इस निवेदन पर सहमति हासिल करने में भी वक्त लग गया था, यानी कि थोड़ा सा टाइम लग गया था इस बहादुर शाह को खुश करने में और इस अपने और मिलाने में। बहादुर शाह इस खबर पर भयभीत और बेचैन दिखाई दे रहा था कि साला मैं इनके साथ हो लिया, ये मामला फेल हो गया तो फिर मेरा क्या होगा। बहादुर शाह ने नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी भी तब स्वीकार की जब कुछ सिपाही शाही शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले के मुगल दरबार में जा घुसे, और बहादुर शाह के पास वाकई कोई मौका था नहीं। उसको तो राजी होना ही था, नहीं होता तो करता क्या, उसको निपटाते थे लोग। तो विद्रोह में ऐसे ही होता है। नेक्स्ट, अन्य स्थानों पर भी छोटे पैमाने पर ही सही इसी तरह के छोटे छोटे दृश्य देखने को मिले। कानपुर में सिपाही और शहरों के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहिब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवा कोई और विकल्प नहीं था। यानी कि सिंपल सी बात है कि वो क्या करेंगे, वो भी अच्छे से विद्रोह में पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। इसी के तहत झांसी की रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। कुछ ऐसी ही स्थिति बिहार के आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह की थी। अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने और उनके राज्य पर कब्जा कर लेने की यादें लोगों के जहन में अभी तक ताज़ा थी। सीधी सी बात है, अंग्रेजों ने क्रूर शासन किया था, लोगों को जगह जगह परेशान किया था। उत्तराधिकारी के नाम से ये राज्य को अपने अंदर हड़प लेते थे, तो शासक भी इनसे बहुत परेशान थे। तो उन्होंने भी 1857 की क्रांति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। यहाँ पर कुछ नाम आए, उनको याद रखना, ठीक है। लखनऊ के ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे मिर्जिस कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया। लखनऊ की बात हो रही है ना। सभी जगहों पर नेता दरबारों से जुड़े व्यक्ति, रानियां, राजा, नवाब, तालुकदार नहीं थे। यानी कि जो भी नेता थे ना, वो बड़े बड़े नहीं थे। कई कई छोटे आम पुरुष को भी मतलब इस चीज़ का जिम्मा दिया था कि वो क्रांति को फैलने में मदद करें। जैसे कुछ धार्मिक लोग हैं, कुछ धार्मिक स्थान हैं, वो भी क्या करें, इस क्रांति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। मेरठ से इस आशय की खबरें आ रही थी कि वहाँ हाथी पर सवार एक फकीर को देखा गया है जिसने सिपाही बार बार मिलने जाते थे। लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद
बहुत सारे धार्मिक नेता और स्वयं पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को नेस्ते नाबूद करने की अलग जगह रहे थे। तो ये कुछ उस क्रांति से संबंधित बात हो रही है कि किस प्रकार की गतिविधि हो रही है, कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं। और फकीर की बात हो रही है, इसे सिपाही मिलने जाते थे। लखनऊ में अवध पर कब्जे के लिए किस प्रकार इन्होंने संघर्ष किया, ये बात यहाँ पे बता रही है। नेक्स्ट, अन्य स्थानों पर कुछ किसान थे, जमींदार थे, आदिवासी थे। ये विद्रोह को उकसाते और स्थानीय नेता उनके सामने आ जाते और वो भी क्रांति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते। समझ में आई बात? वापस सुन लो। किसान, जमींदार और आदिवासी, ये मतलब किसी को उकसाते नेता बनने के लिए, और वो बन गया नेता तो फिर उसका नेतृत्व करता और आराम से वो भी अपना सहयोग करते। यानी कि सभी जगह अंग्रेजों को भगाने की बात चल रही है। शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बाड़ौद परगना के गांव वालों को संगठित किया। छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था। तो ये कुछ आदिवासी काश्तकार लोग थे जो भी इस क्रांति से जुड़े हुए थे। कहाँ से लोग जुड़े पता चल रहा है कि नहीं? अब ये 2 लोगों के नाम लिख रखे, इनको देखना, इन विद्रोही ने क्या किया, फिर कल मेरे को बताना। अगला बिंदु है अफवाहें और भविष्यवाणियाँ। यानी कि कौन कौन सी अफवाहें उस समय चल रही थी और कौन कौन सी भविष्यवाणियाँ भी उस समय हो रही थी, बात कर लेते। तरह तरह की अफवाहों और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। जैसा कि हमने पीछे देखा था, मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया। यानी कि जब मेरठ से दिल्ली सिपाही जितने भी आ रहे थे, उन सभी सिपाहियों ने बहादुर शाह को क्या बताया? कारतूसों के बारे में बताया कि उसमें गाय और सूअर की क्या है, चर्बी का लेप लगा रखा है, और यदि हम उन कारतूसों को अपने मुंह में लगाएंगे तो हमारी जाति, हमारा मजहब, धर्म सब कुछ क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ये बात उसको बोली बहादुर शाह को। सिपाहियों का इशारा एनफील्ड राइफल के ये काम का है बेटा, यहाँ से काम का है। सिपाहियों का इशारा एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरफ था जो हाल ही में उन्हें दिए गए थे। ये कारतूस कौन सी राइफल में लगाते थे? एनफील्ड राइफल में लगाते थे। अंग्रेजों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन अफवाह उत्तर भारत में सभी जगह एक आग की तरह फैल गई थी। जंगल में आग लगती है ना, वैसे मतलब अंग्रेज समझा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम मन में ऐसा वह मत पालो, लेकिन अंग्रेजों की बात कोई सुन ही नहीं रहा था। राइफल अब बहुत काम की चीज़ आ रही है कि मतलब लोग भरोसा क्यों नहीं कर रहे थे अंग्रेजों पे। सुनना, बहुत काम की चीज़ें याद रखना। इस अफवाह का स्रोत ढूंढा जा सकता है। स्रोत यानी ये अफवाह शुरू कहाँ से हुई? राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने, इसने एक रिपोर्ट में लिखा है, इसने एक रिपोर्ट तैयार की, उसमें लिखा दमदम स्थित शस्त्रागार में काम करने वाले नीची जाति के एक खलासी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पीने के लिए कहा था। समझी मेरी बात? हाँ, किसकी बात कर रहे हैं? कैप्टन राइट की एक रिपोर्ट है, उसमें शस्त्रागार की बात हो रही है। दमदम शस्त्रागार है ना, कौन सा शस्त्रागार है? दमदम शस्त्रागार। अब नीचे जाते में कोई एक व्यक्ति काम करता है, जिसका एक खलासी है, वो काम करता है, ठीक है। अब एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा, यानी एक ब्राह्मण सिपाही था, उससे उसने बोला मेरे को थोड़ा सा पानी पिला दे। अब ब्राह्मण सिपाही जो था उसने बोला कि लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया। उसने बोला कि नीची जाति के लोग यदि इस लोटे को छुएंगे तो ये लोटा क्या हो जाएगा? अपवित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बात किससे गई? ब्राह्मण सिपाही ने नीची जाति का एक जो सिपाही था उसको कही। समझे मेरी बात कि नहीं? यानी कि जो खलासी था ना, कौन? नीची जाति का एक खलासी था ना, उसको कहा। घटना याद हो गई इतनी सी? एक बार और याद कर ले, आगे का भी इम्पोर्टेंट है। सुनना, कैप्टन राइट की एक रिपोर्ट है, एक दमदम शस्त्रागार है, उसमें 2 सिपाही है, या ऐसे कह सकते एक खलासी है, एक सिपाही है, ठीक है। खलासी नीची जाति का था और सिपाही ब्राह्मण था, ठीक है। जब खलासी ने बोला कि ले भाई ब्राह्मण सिपाही मेरे को पानी पिला दे, तो उसने बोला कि मैं तेरे को पानी पिलाऊंगा, तू नीची जाति का ये लोटा अपवित्र हो जाएगा। समझ गई? तो अब उत्तर में, मतलब उत्तर जवाब देने में
खलासी ने जवाब दिया था। किसने जवाब दिया था? खलासी ने। जो नीची जाति का खलासी था ना, जो पानी पीना चाहता था, उसने बोला कि वैसे भी जल्दी तुम्हारी जाति भी क्या होने वाली है? भ्रष्ट होने वाली है। बड़े सत्यवर्ती बन रहे हो, थोड़े एक दिन देख लो, तुम्हारी जाति भी क्या हो जाएगी? भ्रष्ट हो जाएगी। क्योंकि तुम्हें क्या करना पड़ेगा? गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा, तब तुम्हारा धर्म भी क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा। ये यहाँ से इस क्रांति मतलब सूत्रपात हुआ था, इसे कह सकते हैं। यहाँ से उस मतलब ब्राह्मण सिपाही के मन में आ गया होगा कि साला ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, और उसने बात आगे से आगे फैला दी, और इतनी बड़ी घटना जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में कहना मुश्किल है, यानी कि ये बात सही है या गलत, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये एक अफवाह इस तरीके से फैल गई कि इस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था, और लोगों में बहुत सारा गुस्सा हो रहा था। और 1857 की शुरुआत में उत्तर भारत में, और ये बात एक आग की तरह फैल गई थी। हिंदू और मुसलमान अपने धर्म को बचाने के लिए क्या करने लगे बताओ? विद्रोह करने लगे। इसी मकसद को, हाँ एक और चीज़ इसमें ध्यान की, अफवाह फैलने वालों का कहना था कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए, यानी कि इस चीज़ को और बढ़ावा देने के लिए, यानी कि धर्म परिवर्तन करवाने के लिए या फिर धर्म भ्रष्ट करने के लिए, ये क्या करते हैं? जो बाजार में आटा मिलता है, क्या मिलता? आटा। उसमें इन्होंने सूअर और गाय की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया अंग्रेजों ने, या जो भी ये अंग्रेजी थे इन्होंने ही मिलवाया। तो इस प्रकार क्या हुआ कि सैनिकों ने आटा लेना भी बंद कर दिया बाजार से, कि हमें इस प्रकार का आटा चाहिए नहीं, क्योंकि हमारा धर्म क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा। और फिर कहीं ना कहीं हिंदुस्तानियों को लग गया था कि साले ये अंग्रेज अपन को क्या बनाना चाहते हैं? ईसाई बनाना चाहते हैं। ये बात बहुत तेज़ी से क्या हुई? फैल गई थी। अंग्रेजों ने बहुत प्रयास किया लोगों को मतलब भरोसा दिलाने का। उस समय थोड़ी बगे थे, 1857 में थोड़ी है? नहीं, उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, स्थिति को संभाल लिया था। तो फिर क्या पढ़ा तूने? क्या पढ़ा? ऐसे ही थोड़ी 200 साल तक राज किया। छोटे मोटे तो ऐसे होते रहते हैं, ये तो छोटा मोटा मामला है। नेक्स्ट, इन्हें बेचैनियल लोगों को अगला कदम उठाने के लिए झिंझोड़ा, यानी कि लोगों ने फिर विद्रोह किया था ना, उसका एक कुछ दो कारण अपन को यहाँ पे और पता चले है ना। इस भविष्यवाणी से और बल मिला कि प्लासी की जंग के 100 साल पूरे होते ही 23 जून 1857 को क्या हो जाएगा? अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। ये बात भी चल रही थी कि प्लासी का युद्ध हुआ और 100 साल बाद अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा। ये बात भी मतलब बहुत चली थी। तो इसके लिए भी कुछ लोग जुड़ गए थे। बात सिर्फ अफवाहों तक सीमित नहीं थी। उत्तर भारत के विभिन्न भागों से गांव-गांव में चपातियाँ बंटने की भी रिपोर्टें आ रही थी, यानी गांव-गांव में चपातियाँ बट रही थी। समझाता हूँ। रात में एक आदमी आता, गांव के चौकीदार को एक चपाती और 5 चपातियाँ बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश देता है। ये क्रांति फैलाने का तरीका है। चपाती देने का मतलब ये हुआ कि मतलब संदेश पहुंचाना कि हम तो तैयार हैं, तुम भी तैयार हो, और 5 जनों को और तैयार करो। ये तरीका था क्रांति फैलाने का। समझी? गांव-गांव जाते और उनको जागरूक करते कि क्या करो, तुम तैयार हो जाओ, अब इनको भगाना है। ये इनकी टेक्निक थी। चपातियाँ बांटने का मतलब क्या था? मकसद न उस समय स्पष्ट था और नहीं आज स्पष्ट है, लेकिन अपन ऐसा अनुमान तो लगा सकते हैं ऐसे ही हुआ होगा। ऐसे तो नहीं है भूख लग रही है जो तो खा ले, 5 जनों को और खिला देना, ऐसे तो इसको मान ही नहीं सकते। तो सीधी सी बात है। नहीं, रात के समय जाते थे ना, वापस पढ़ो ना, पता लग जाएगा। अरे नहीं, दिन में नहीं जाने देते तो ऐसे विद्रोह हो जाए, इसलिए तो रात को। हाँ, दिन में नहीं जाने देते, इसीलिए ये मतलब अपनी योजना बनाते थे। सीधी सी बात है। अब लोग अफवाहों पे भरोसा क्यों कर रहे थे बताओ? क्योंकि उनका भ्रष्ट हो रहा है। हाँ, क्योंकि उस समय अफवाहों और भविष्यवाणियों की ताकत को सिर्फ इस आधार पर नहीं समझ सकता है कि वाकई में बात सच है या नहीं। लोग ये इन्होंने मानसिकता ऐसी बना ली थी कि ये अफवाहें, भविष्यवाणियाँ उनके भय, उनकी आकांक्षाओं, विश्वासों, प्रतिबद्धताओं के बारे में क्या बताती है। अफवाह तभी फैलती है जब उसमें लोगों के जहन में गहरे दबे डर और संदेह की अनुभूति सुनाई देती है। उनको डर लग जाता है। डर क्यों लगता है कि और कोई ऐसा हो गया तो अपना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस कारण मतलब ये उस चीज़ पर बिलीव कर लेते और अपने विद्रोह में अपन को पूरी तरह से झोंक देते। नेक्स्ट, 1857 की अफवाहों को 1820 के दशक में
अंग्रेजों द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के संदर्भ में देखा जाए तो उसका मतलब ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। यानी कि ये थोड़ी सी पहले की बात कर रहा है, 40-50 साल पहले की। क्या हुआ था इसमें, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में उसी समय से ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचार, पश्चिमी संस्थाओं के जरिए भारतीय समाज को सुधारना चाहती थी और कुछ नीतियाँ लागू करना चाहती थी। स्टार कर देना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। क्या है? 1857 की अफवाहें क्यों फैली, उसके लिए 1820 की बात करते हैं। 1820 में क्या हुआ था कि इन्होंने पश्चिमी शिक्षा कौन से वो बेटे लागे रहो, पश्चिमी शिक्षा के बारे में, यानी कि पश्चिमी विचार जो भी अंग्रेजों के विचार थे उनको ये बढ़ावा दे रहे थे। समझ गई? यानी कि अंग्रेज अपनी नीतियाँ लागू कर रहे थे, ईसाईकरण करने का काम कर रहे थे। इसीलिए क्या हुआ बताओ? हाँ, तो यहाँ पे ये अफवाहें बहुत ज़्यादा प्रबल रूप ले चुकी थी, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय समाज में कुछ तबकों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम स्कूल, कॉलेज और महाविद्यालय स्थापित किए। किसने किए? अंग्रेजों ने किए थे। यानी कि अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे। कौन? अंग्रेज। तो इसी कारण ये जो क्रांति है ये अपन को देखने को मिली थी। इसमें पश्चिमी विज्ञान, उदार कलाएं, इन सभी के बारे में पढ़ाया जाता और उस संस्कृति को यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा था। अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म किया 1829 में। उसके अलावा हिंदू विधवा विवाह को वैधता प्रदान कर दी। इस प्रकार के कानून भी इन्होंने बनाए थे। फिर भी अंग्रेजों ने अच्छे कानून भी तो बनाए। कौन सा अच्छा कानून? सती प्रथा कर दिया। हाँ, और वापस वो मतलब कुछ अच्छाइयाँ थी, इसका मतलब नहीं कि कोई 2% अच्छाई कर रहा है, 98% अपन नुकसान से। वो भी था ना, देखो ईसाईकरण भी तो कर रहे थे। कितने लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहे थे, सोच। कितने लोगों का वो तो एक ऐसे है, अफवाह थी। कितने लोग, अफवाह नहीं थी, सच में धर्म भ्रष्ट कर रहे थे। उसने बोल दिया ना, वहाँ पे घटना हुई थी, उसमें बोला नहीं बोला उसने कि तू मेरे को पानी नहीं पिला रहा है, तेरा धर्म भी भ्रष्ट होने वाला है, तो टेंशन मत ले। ऐसा कब कौन कहता है? जब ऐसी कोई घटना होती है ना, ऐसे ही थोड़ी कह देता वो। उसने वो लाइन कही तो कुछ सोच के ही कही होगी ना, शायद उसको कुछ लीक निकल के सामने आई होगी उसके, समझी? बाकी ऐसे ही तो उसके मन में नहीं आया होगा ना। उन्होंने ना ये भी तो किया, महिलाओं के लिए तो जातिस किया था। हाँ, वो पुरानी कुछ कमियां थी उनको सुधारा है, लेकिन उन कमियों को सुधारने के चक्कर में उन्होंने अपन को पाश्चात्य बना दिया है। भी नहीं बिकती अगर महिला के नाम पर। पर उन्होंने ईसाईकरण को कितना बढ़ावा दिया, अभी तूने खुद देखा होगा है। वो अपने सभी का धर्म भ्रष्ट करना चाहते थे, अपन को ईसाई बनाना चाहते थे। इसीलिए तो हैं? उन्होंने सहायता की। किसने? अंग्रेजों। वो अच्छे थे यूं? अरे कुछ अंग्रेज अच्छे थे, कुछ अच्छे इसीलिए नहीं थे, तो नहीं थे अच्छे। थे तभी तो उन्होंने वो तो देश लोगों ने आजाद हुआ तब विरोध कर करके उनको अच्छा किया थोड़ा थोड़ा। अगर लोग विरोध नहीं करते ना तो आज तक वो अपने ऊपर बैठे रहते आराम से, इंजॉय लेते फुल। ठीक है, ये बात है। उन्होंने उनके फायदे के लिए किया होगा। ठीक है, कोई चीज़ वो उनके नुकसान के लिए नहीं करते। नेक्स्ट, शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित देने की, जैसे 92 में अंग्रेजों ने केवल अवध, बाकी झांसी, सतारा जैसी बहुत सी दूसरी रियासतों को कब्जे में ले लिया। धीरे धीरे इन्होंने सभी रियासतों को क्या कर लिया? कब्जे में लेना शुरू किया। और ये जो अपनी शासन व्यवस्था, कानून, भूमि विवाद के निपटारे, इन सभी पर अपने नियम कानून लगा देते। और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? लोगों को लगता था कि अब तक वे जिन चीज़ों की कद्र करते थे, जिनको पवित्र मानते थे, चाहे राजा रजवाड़े हो, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हो, भू स्वामित्व, लगान अदायगी प्रणाली हो, सब खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही है जो हृदयहीन, पराई और दमनकारी थी। यानी कि अंग्रेज यहाँ पर पूरी तरीके से बदल चुके थे, अपन इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट, अगला दे रखा है, इस सोच को ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों से भी बल मिल रहा था। ऐसे अनिश्चित हालात में अफवाहें रातों रात क्या हुई? फैलने लगी। सन 1857 के विद्रोह के आधार पर विस्तार से पता लगाने के लिए अवध के बारे में जानकारी दे रखी है। अब अवध को देख लेते हैं अपन, अवध में क्या दे रखा है, पढ़ लें अवध को। अवध में विद्रोह 266 पढ़े? यस। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह पर आकर गिरेगा। ये बात किसने कही बताओ? देखो, 1851 की बात हो रही है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, इसने अवध रियासत के बारे में कहा था कि ये जो गिलास फल है ये एक दिन हमारे मुंह पे आके गिरेगा।
5 साल बाद, कब, 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर लिया गया था। ठीक है, ये बात हुई थी। भैया ऐसे क्यों कहा था ये बिलास मतलब? अभी आगे आ रहा है, डिटेल में आ रहा है। रियासत पर कब्जे का यह सिलसिला जरा लंबा चला। 1801 से अवध में सहायक संधि थोप दी गई थी। क्या की गई थी? सहायक संधि थोप दी गई थी। 1801। हाँ, 1801 में। इस संधि में शर्त यह थी कि नवाब अपनी सेना क्या करे? खत्म करे। नवाब क्या करे? सेना खत्म करे। रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की इजाज़त दे। क्या करे? यानी कि सिंपल सी बात है, नवाब अपनी सेना खत्म कर दे और जब सैनिक सहायता चाहिए तब अंग्रेज तैयार है। यानी कि जब नवाब को कूटना पीटना होगा ना, नवाब की वाट लगानी होगी ना, तब भी अंग्रेजी सेना क्या है? तैयार है। तो ये एक उनका जरिया था। मतलब अंग्रेज, शायद तुमने मेरे को आती है। हाँ अच्छी बात है, मेरी बात सुन ले, मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी बात सुन ले। सहायक संधि तेरे को आती है। ये क्या करते थे, जितने भी शासक होते, नवाब होते, वो नवाब कुछ सेना रखते थे। वो अंग्रेज जाते प्यार से बोलते, अरे यार तुम्हें ये सेना रखने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास देखो कितनी सेना है, जब युद्ध होता है 1 घंटी बजा देना, हम आ जाएंगे तुम्हारे पास। ऐसे वो छाड़े लगा देते हैं। और फिर क्या करते, जब उसी राज्य पर कब्जा करना होता तो क्या कर लेते, वो सेना, अंग्रेजी सेना की मदद से राज्य पर कब्जा कर लेते। उनको, उस नवाब को ये नहीं पता है कि ये मेरी मदद करेगा, लेकिन मेरे को ही खा जाएगा, ये पता नहीं था उसको। अंग्रेज ये चीज़ करते थे। इस कारण भी सबसे ज़्यादा इनको दुख दर्द सहना पड़ता था। दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करें। अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद भी नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था। तो फिर नवाब धीरे धीरे किस पर निर्भर हो गया? अंग्रेजों पर निर्भर हो गया। अब विद्रोही मुखियाओं और ताल्लुकदारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। यानी कि अब नवाब का नियंत्रण उन पर नहीं था, सीधा सीधा अंग्रेजों का नियंत्रण आ गया था, इसे कह सकते हैं। अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की दिलचस्पी बढ़ती गई। यानी कि अवध पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। उन्हें लगा कि वहाँ की जमीन किसके लिए अच्छी है बताओ? नील और कपास की खेती के लिए अच्छी है। इस इलाके को उत्तरी भारत में एक बड़े बाजार के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। यह उनकी अंग्रेजों की सोच थी। 1850 के दशक की शुरुआत तक वे देश के ज़्यादातर हिस्सों पर जीत हासिल कर चुके थे। मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब, बंगाल सब अंग्रेजों की झोली में थे। यानी कि इतने इलाकों पर किसने कब्जा कर लिया था? अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तकरीबन 1 सदी पहले बंगाल पर जीत के साथ शुरू हुई क्षेत्रीय विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ मुकम्मल हो गई थी। तो ये चीज़ अपन इस तरीके से समझ गए थे। अगला बिंदु देखा है, देह से जान जा चुकी थी। अब ये जो तूने बोला ना, अब तो ये बोल रही है ना, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह पर आकर गिरेगा। ये नवाब और अंग्रेजों के बीच जो बातचीत हुई थी या जो सामंजस्य था उससे संबंधित है। हाँ ठीक है, ये चीज़ है, ये डलहौजी ने बोला था। अब है ना, यहाँ पे बहुत खतरनाक झगड़े भी हुए थे और बहुत तकड़ी चीज़ें हुई थी। ये तेरे को अभी देखने को नहीं मिलेगा, इस लेसन में नहीं दे रखा है। लेकिन नवाब और अंग्रेजों का रिलेशन जब पढ़ेगी ना, बहुत मजा आएगा तेरे को। भैया ये गुरु मंत्र वाला कहाँ से लाए थे? ओम बुद्धू क्या है? तुम, तेरे प्रिंसिपल सर ने दिया है ये। हाँ। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए इस अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था। अब लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए इस अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा क्या था? असंतोष था। लेकिन इतना गुस्सा नहीं था जैसा उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था कि वह अच्छी तरह से क्या नहीं कर पा रहा है? शासन नहीं कर पा रहा है। देख सुन मेरी बात, सिंपल सी बात है, अंग्रेजों ने इलाके पे कब्जा कर लिया और अब नवाब को क्या बोल रहे हैं कि साला तेरे को तो शासन ही नहीं चलाना आ रहा है, जबकि पहले अच्छा चला रहा था। वो चला रहा था ना, पहले तो उसकी सेनाएं छीन ली है ना, जरूरत पड़ने पर किसको बुलाएगा? अंग्रेजों को बुलाएगा। अब अंग्रेज नवाब को क्या बोल रहे हैं कि तेरे को चलाना ही नहीं आ रहा, अब हमको दे दे हाथ में, हम संभाल लेंगे, तो आराम से रेस्ट कर, पेंशन ले लेना, तेरे जितनी चाहिए मुद्रा ले ले। तो इस तरीके से नवाब को अब इन्होंने मतलब मंत्र दिया था, इसे कह सकते हैं। तो कैसे राज्य हड़पा, समझ आया?
ये से आसान नहीं, ज़्यादा कठिन है नहीं। जब वे अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग रो रहे थे और कानपुर तक उनके पीछे गए लोग, नवाब के पीछे गए। नवाब जा रहा था। हाँ, नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय के बहुत सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया, यानी कि उन्होंने अपने जो लेख थे उनमें लिखा। एक ने क्या लिखा सुनना, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया क्या थी, बेजान थी, कोई सड़क, कोई बाजार और कोई ऐसा घर न था जहाँ से जान ए आलम से बिछड़ने पर विलाप का शोर न गुजरा हो। बेटा पढ़ा रहा हूँ इसको, नहीं डिस्टर्बेंस, बिल्कुल नहीं, नहीं डिस्टर्बेंस करना ही नहीं। अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अभी इसको पढ़ाने दे, इसके लेसन बहुत बड़ा है, ठीक है, फिर बात करना आराम से। नेक्स्ट, एक लोकगीत जो इस शोक को व्यक्त करता है, अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लिन्हो, यानी कि एक लोकगीत है, ये इस चीज़ को अच्छे से बयां करता है। इस भावनात्मक उथल पुथल को भौतिक शक्ति के एहसास से और बल मिला नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी क्या हो गई, पूरी तरीके से खत्म हो गई। संगीतकार, नर्तक, कवि, कारीगर, बावर्ची, नौकर, सरकारी कर्मचारी, सारे की रोजी रोटी चली गई। तो ये चीज़ अपन इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर लिख रखा है नवाब जा चुके हैं। अगला बिंदु है फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, ताल्लुकदारों, किसानों, सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। यानी कि इस तरीके से जितने भी लोग थे ना, वो अब धीरे धीरे संगठित होने लगे थे। वे सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देख रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि साला अब अपने नवाब भी चला गया, और ये कौन बचे, अब फिरंगी आ गए, अब ये हमारा जो पूरी दुनिया है, जो हमारा जो शासन है, इस व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते, हमें ख़त्म करना चाहते, ये उनके मन में था। वे चीज़ें बिखर रही थी जो लोगों के लिए बहुमूल्य थी, जिनको वे प्यार करते थे। 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाएं, मुद्दे, परंपराएं, निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी। बाकी जगहों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया था। ऐसा कह सकते हैं कि अवध में बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया गया था और लोग ज़्यादा सक्रिय थे। आ जाओ, बातें मत करना बस, है ना। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की ही गद्दी नहीं छीनी, इसने इलाके के ताल्लुकदारों को भी लाचार कर दिया था। ध्यान इधर बेटा, अवध के समूचे देहात में ताल्लुकदारों की जागीरें और किले भी क्या हुए, बिखर गए। यानी कि पहले नवाब के बीच जो ताल्लुकदार होते थे ना, वो भी मौज मस्ती में रहते थे आराम से, लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए उनका भी मामला सलट गया। कहने का मतलब ये है कि उनके पास कोई नियंत्रण नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले उनके पास हथियारबंद सिपाही होते थे। किसके बाद? ताल्लुकदार जो होते उनके पास आराम से अच्छे से सिपाही, सैनिक टुकड़े होते थे। साइलेंट, अभी साइलेंट, आवाज़ नहीं करनी। इसके अलावा अपने किले होते थे, ठीक है। नवाब अपनी संप्रभुता स्वीकार कर ले, अपने ताल्लुकदार का राजस्व चुकाते रहे, उनके पास काफ़ी स्वायत्ता भी होती थी। एक मिनट में अभी जमा भी कर दूंगा तेरे, ठीक है। आराम से बैठ जाओ, इसकी क्लास खत्म होती है उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तू सही बात कहता है, बैठ जा बेटा, ठीक है। बाकी मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ध्यान रखना। कुछ बड़े ताल्लुकदारों के पास तो 12,000 पैदल सिपाही होते थे, और छोटे मोटे ताल्लुकदार जो भी होते ना, उनके पास भी लगभग 200 सिपाही उनके पास भी होते थे। यानी कि उनकी ताकत थी। लेकिन अंग्रेज आने के बाद उनकी ये सारी ताकत क्या हो गई, समाप्त हो गई। अधिग्रहण के फौरन बाद ताल्लुकदारों की जो सेनाएं थी, यानी कि जो 12,000 पैदल सिपाही और 200 सैनिक सिपाहियों की टुकड़ी, ये सारे अंग्रेजों ने क्या कर दी, नष्ट कर दी। जितने भी उनके दुर्ग थे जिसमें वो मौज मस्ती से रहते थे, उनको भी ध्वस्त कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने ताल्लुकदारों की हैसियत व सत्ता को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई थी। अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। अंग्रेजों ने अपने हिसाब से भू राजस्व व्यवस्था लगा दी थी, और इस कारण ताल्लुकदारों को बिचौलिया कहा गया। यानी कि बीच के व्यक्ति पैसा खाते रहते, और ताल्लुकदारों के पास मतलब जो भी ज़मीन थी उस पर भी उनका कोई मालिकाना हक नहीं था।
और अंग्रेज़ों ने ऐसी बातें फैलाई कि इन्होंने धोखाधड़ी से, बल की मदद से ये ज़मीनें लिए और इस तरीके से क्या किया, अनेक ताल्लुकदारों को अपनी ज़मीन से रवाना कर दिया। तो हो रहा था इनका, ये ताल्लुक और के इनका क्या? अवध की बात करें बेटा, विद्रोह हो रहा था। अब अवध में क्या हो रहा था उसकी बात कर रहे हैं। अवध में अंग्रेज किस तरीके से कब्जा कर रहे हैं, ठीक है। तो विद्रोह हो गया। 1856 की बात हो रही है, यानी कि विद्रोह कब हुआ था? 57। विद्रोह कब हुआ था? हाँ, तो विद्रोह के पहले की बात हो रही है कि विद्रोह हुआ क्यों, कारण पता कर रहे हैं अवध में क्यों हुआ। समझ गई? यानी कि अवध के लोग किस प्रकार विद्रोह में शामिल हुए उसके कारण पता कर रहे हैं कि अवध में ऐसा क्या हो गया भाई कि इनको विद्रोह में शामिल होना पड़ा। पहले उसको बहादुर शाह जयपुर को भगा दिया। अगर इस तरीके से अपन किसी चीज कॉन्सेप्ट को सीखते हैं ना तो हमारे लिए बहुत काम आता है। फिर ताल्लुकदार को उसको भगा नेक्स्ट ध्यान देना, पहले ताल्लुकदारों के पास अवध के 67% गांव थे। कितने गांव थे? और एक मुश्त बंदोबस्त लागू होने के बाद कितने रह गए? मात्र 38%। और दक्षिण अवध में अनेक ताल्लुकदार ऐसे थे उनको बुरी तरह मार पड़ी और आधे से ज़्यादा गांव उनके हाथ से निकल गए। सीधी सी बात है, अंग्रेजों ने एक मुश्त प्रणाली लागू की, उसकी मदद से सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? ताल्लुकदारों का हुआ। समझ गए यहाँ तक? और ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारी जितने भी थे वो मन में ऐसा सोच रहे थे कि ताल्लुकदार से जमीन छीन कर अगर हम इन किसानों को दे देते तो क्या होगा बताओ? किसान अच्छी सी उपज पैदा करेंगे, उनका शोषण भी कम होगा और हमारा राजस्व भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए ये ताल्लुकदारों को क्या कर रहे थे? भगा रहे थे। भू राजस्व वसूली में तो इजाफा हुआ लेकिन किसानों का बोझ कम नहीं हुआ क्योंकि उनको समझ में आ गया था अंग्रेजों को और उन्होंने कर और क्या कर दिया? बढ़ा दिया। नेक्स्ट, अवध के बहुत सारे इलाके का मूल्य निर्धारण बहुत बड़ा चढ़ाकर लिया गया। कुछ स्थान पर तो राजस्व भाग में 30 से 70% तक इजाफा हो गया। यानी कि जहाँ पे 10 रुपये ले रहे वहाँ पे 30 रुपये लेने लग गए और जहाँ पे 70 रुपये भी ये लेने लग गए थे। यानी कि किसान जितना कमा नहीं रहा उससे ज़्यादा इन्होंने राजस्व कर दिया था। यानी न तो ताल्लुकदारों के पास और न ही काश्तकारों के पास इस अधिग्रहण पर खुशी जताने का कोई कारण था। यानी कि इस अधिग्रहण जो अंग्रेज जगह हड़प रहे थे उसका उनके पास कोई रीज़न नहीं था और वो कुछ कर नहीं पाए थे। नेक्स्ट, ताल्लुकदारों की सत्ता छिन गई थी, पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई थी। निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान ताल्लुकदारों के साथ बंधे हुए थे वे अस्त व्यस्त हो गए। अंग्रेजों से पहले ताल्लुकदार ही जनता का उत्पीड़न करते थे, लेकिन जनता की नज़र में बहुत सारे ताल्लुकदार दयालु होते थे। कुछ ताल्लुकदार ऐसे जो जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं और कुछ ताल्लुकदार ऐसे जो क्या कर रहे हैं बताओ? मतलब कभी कभी मुश्किल में किसानों की मदद भी करते थे, ऐसे अपन कह सकते हैं। जब पैसों की ज़रूरत होती पैसा दे देते और पैसा कभी कभी मतलब बुरे वक्त में किसानों की मदद करते थे, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट, लेकिन ये राजस्व की जो गलत व्यवस्था आई इस कारण ये जो ताल्लुकदार हैं इनकी सत्ता पूरे तरीके से गायब सी हो गई थी। अब किसानों के लिए दिक्कत क्या हुई? पहले फसल खराब हुई तो ताल्लुकदारों से थोड़ा बहुत पैसा ले लेते या अपनी मतलब भरपाई कर लेते। हाँ जाओ। लेकिन राजस्व प्रणाली जैसे ही लागू हुई उसके बाद ये क्या नहीं कर पाए बताओ? ताल्लुकदार का कब्जा नहीं रहा। हाँ, राजस्व प्रणाली लागू होने के बाद अब अंग्रेज ऋण ले तो ले मतलब अंग्रेजों से ऋण ले सकते हैं नहीं, वो तो लगान ले छुट्टी फसल बिगड़ो बनो कोई काम नहीं उनके। ताल्लुकदार पहले हेल्प तो कर रहा था, अब अंग्रेज कोई हेल्प नहीं करते थे। तो इस प्रकार हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अवध जैसे जिन इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बेहद सघन और लंबा होता गया, यानी कि अवध में क्या हुआ? धीरे धीरे प्रतिरोध बढ़ता गया और अब जो लड़ाई थी वो अंग्रेजों और इनके सामने कौन थे? ताल्लुकदार और किसान थे। तो ये दोनों पक्ष हम इस प्रकार समझ सकते हैं। नेक्स्ट, अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत बेटा साइलेंट, बार बार नहीं बोलूँगा मैं, इसके लेसन खत्म होने ही वाला है, बस थोड़ा सा और है, ठीक है। हजरत महल के खेमे में शामिल हो गए। उनमें से कुछ तो बेगम की पराजय के बाद भी साथ डटे रहे, यानी कि बेगम हार गई फिर भी क्या किया? वो बेगम किसकी थी? याद नहीं रखा ना, बेगम लखनऊ का जो नवाब था ना, लखनऊ का नवाब, वो बहादुर शाह जयपुर। हाँ, लखनऊ से संबंधित है, ठीक है। ये यहाँ का था। हाँ ठीक है। नेक्स्ट,
उनमें से कुछ तो बेगम की पराजय, यानी कि बेगम हार गई फिर भी उसके साथ थे। किसानों में असंतोष और फौजी बैरकों में भी पहुंचने लगा, यानी कि किसान से लेकर फौजी सभी क्या कर रहे थे, विद्रोह में शामिल होने वाले थे। बहुत सारे किसान अवध के गाँवों से ही भर्ती किए जाने लगे, यानी ऐसे कह सकते हैं कि सेना में भर्ती हो गए थे और ये क्या कर रहे थे, मतलब विद्रोह में भाग ले रहे थे। 1857 के जन विद्रोह से पहले सालों में सिपाहियों के अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफ़ी बदल चुके थे, यानी कि सिपाहियों के रिश्ते गोरे लोगों से बदल चुके थे, यानी कि सिपाही विद्रोह में शामिल हो गए थे, पहले साथ थे फिर विद्रोह में शामिल हो गए। 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने का खासा जोर देते थे। नेक्स्ट, वे उनकी मौज मस्ती में शामिल होते थे, उनके साथ मल्ल युद्ध करते थे, तलवारबाजी करते थे, उनके साथ शिकार करते थे। उनमें से बहुत सारे बखूबी हिंदुस्तानी बोलना भी जानते थे और रीति रिवाजों और संस्कृति से भी क्या थे, वाकिफ थे। ठीक है, सिपाहियों की बात हो रही है ना, अंग्रेज और सिपाही का संबंध बता रहा है कि अंग्रेज और सिपाही का संबंध किस प्रकार का था। अफसर की कड़क और अभिभावक का स्नेह दोनों निहित थे। 1840 के दशक में स्थिति बदलने लगी, अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा और वे सिपाहियों की कमतर नस्ल का मानने लगे। उनकी भावनाओं में जरा सी फिक्र नहीं थी, गाली गलौज शारीरिक हिंसा सामान्य बात बन गई थी। यानी कि पहले तो ये सिपाहियों से प्रेम से रहते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता ये इनको जानवर समझने लगे सिपाहियों को, बुरी तरीके से मारते थे। ये इनकी अंग्रेजों की इंसल्ट कर रखी है ये 10.7 में। हाँ, वरना है ना ऊपर का ड्रेस तो पहना, धंधा नहीं पहना, बस वो चंडा टाइप पहना। हाँ, ये अपने छोटे प्राथमिक लेवल में बच्चे पहनते ना, वो वाला सिस्टम। जैसे स्कूल जा रहे। उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध थे। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों में भर्ती होकर आए थे और उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण ऊंची जाति के थे। बल्कि अवध को तो बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था, यानी कि ये लोग बहुत ज़्यादा समर्थन करते थे अंग्रेजों का। लेकिन विरोध के बाद मामला बिल्कुल उल्टा हो गया। सिपाहियों के परिवार के इर्द गिर्द जिन बदलावों को देख रहे थे और उन्हें जो खतरे दिखाई दे रहे थे, वे जल्दी ही सिपाही लाइनों में भी दिखाई देने लगे, यानी कि सिपाही भी धीरे धीरे क्या हुए, परिवर्तित होने लगे। जो दूसरी ओर कारतूसों के बारे में सिपाहियों का भय, छुट्टियों के बारे में उनकी शिकायतें, बढ़ते दुर्व्यवहार और नस्ली गाली गलौज के प्रति क्या हुआ, असंतोष बढ़ता गया। ध्यान इधर, सिपाही और ग्रामीण जगत के बीच मौजूद इन संबंधों से जन विद्रोह के रंग रूप पर गहरा असर पड़ा। जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करते, यानी कि सिपाही किसी अंग्रेज अधिकारी की बात नहीं मानते और हथियार उठा लेते, तो फौरन ही गांव में उनके भाई बिरादर उनके साथ आ जुड़ते, यानी कि लोग उनके साथ हो जाते, यानी समर्थन देते, ऐसे कह सकते हैं। हर कई किसान शहरों में बचकर सिपाहियों और शहर के आम लोगों के साथ जुड़कर विद्रोह के सामूहिक कृत्य शामिल हो रहे थे। यस, बिंदु नंबर 3, इसको अपन कल पढ़ेंगे, कल पूरा लेसन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा जल्दी आना, कल 8:20 पर ही आ जाना। ठीक है, 8:20? हाँ, नहीं आना है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो एक काम करते हैं, अरे